डिटेल में लॉ बताने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं आपके प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कैन मोर देन वन कंज्यूमर्स अग्रीड इन द सेम मैनर फाइल कंप्लेंट टुगेदर। इसमें हम सबसे पहले लॉ बताएंगे कि लॉ क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या लॉ है, पहले हम उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम आपको वो केसेस भी बताएंगे जिन केसेस में इस इशू को डिसाइड किया गया है। तो पहला हम देखते हैं, आपका सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस बताई जाती हैं। तो इसमें कंप्लेनेंट की डेफिनेशन बताई है, जिसमें कंप्लेनेंट में सेक्शन 2(5) इसमें कंप्लेनेंट वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि बिल्डर्स के मैटर्स में बहुत सारे होम बायर्स मिलकर बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं क्योंकि उनका सेम इंटरेस्ट होता है, आपको पोजेशन नहीं मिला। तो इस इशू पे या पोजेशन नहीं मिला तो इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किंतु एक ही अपोजिट पार्टी है, सेम अपोजिट पार्टी है, तो आप उसमें ये कंज्यूमर कंप्लेंट कंज्यूमर कमीशन के सामने फाइल कर सकते हैं टुगेदर। पूछा ये गया है कि हम टुगेदर कर सकते हैं, हम टुगेदर की बात करते हैं। फिर टुगेदर कंप्लेंट में भी 2 तरह से फाइल की जा सकती है, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अभी हम आते हैं सेक्शन 35(a) पर। सेक्शन 35(a) में अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड, डिलीवर्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कैसे? ये आप अपनी कंप्लेंट डिफेक्टिव गुड्स के लिए, डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। कैसे? इसमें सेक्शन 35(1)(c), one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district commission on behalf of or for the behalf of all consumer so interested। मतलब ये कि आप कंज्यूमर कोर्ट की परमिशन से, आप कंज्यूमर कमीशन की परमिशन से आप फिर कंप्लेंट डाल सकते हैं टुगेदर विद द सेम इंटरेस्ट और अगेंस्ट द सेम पार्टी। ये तो आपका लॉ है। और सेक्शन 18(1)(a) ये भी कहता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी अपने इस सेक्शन के अंदर कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए उसके राइट्स को क्लास एक्शन ले सकती है। तो हमने आपसे चर्चा की कि क्या कंज्यूमर कोर्ट कर सकता है, क्या कंज्यूमर कोर्ट में एक से अधिक कंज्यूमर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव में हम रिप्लाई दे रहे हैं कि फाइल कर सकते हैं। किंतु आफ्टर दिस सेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के एनफोर्स होने के बाद से बहुत सारे केसेस कोर्ट में आए कि कई में ये बहुत सारे केसेस में ये प्रश्न उठाए गए कि सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट तो है पर उनके इश्यूज अलग अलग है। जैसे किसी का मकान छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का फ्लैट किसी टावर में है, किसी के पैसे का झगड़ा है और किसी का किसी और चीज पे है, तो वो अलग अलग उनकी शिकायतें हैं। तो सेम इंटरेस्ट कैसे हुआ, तो इस पर भी कंज्यूमर कोर्ट में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी अपने डिसाइड किए, अपने ऑर्डर्स दिए। तो पहला हम बोलते हैं कि आप बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर एक साथ कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसे कहेंगे ज्वाइंट कंप्लेंट। ऐसी कंप्लेंट में क्या होगा कि सबके अलग अलग केस बनेंगे, केस अलग अलग बनेंगे और अलग अलग केसेस में फाइल्स भी अलग अलग बनेंगी, किंतु वो सारे इकट्ठे 8-10 जितने भी हैं सब इकट्ठे फाइल्स बनाकर ज्वाइंटली फाइल कर सकते हैं और एक ही डेट मिलेगी, एक ही बिल्डर होगा या एक ही अपोजिट पार्टी होगी। तो आपके केस इकट्ठे लिए जाएंगे पर अपना अपना केस हर आदमी अलग से लड़ रहा है। इसमें ऑर्डर भी कैसा होता है, ऑर्डर भी कॉमन ऑर्डर हो सकता है, किंतु उन सारे केसेस के अलग अलग फैक्ट्स
सर्कमस्टांसेस, लीगल इशू और उनका ग्रीवांस क्या है, उन सब की चर्चा सेपरेट ऑर्डर में, उस ऑर्डर में होगी। जो ऑर्डर तो कॉमन होगा, किंतु उसमें अलग-अलग पार्ट्स में सबका वो होगा। ये तो होगी जॉइंट कंप्लेंट। इसके अलावा होती है एक क्लास एक्शन। क्लास एक्शन में कुछ चीजें होती हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। एक केस रिप्रेजेंट करता है बाकी सब लोगों को, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट होता है और वो मैं, हम, उसकी तरह से उनका वो होता है, जो उनका वर्षन होता है वो इंडिविजुअल अलग की तरह से होता है कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ये बात कर रहा हूं। उसमें भी केसेस तो सबके अलग-अलग होते हैं, फैक्ट सबके अलग-अलग होते हैं, किंतु उसमें एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सबके बिहाफ पे बात करता है, चर्चा करता है। पहले वाले जैसे जॉइंट में मैंने कहा, उसमें भी आप एक ही वकील कर सकते हैं या अपनी बात कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है अलग-अलग, किंतु यहाँ पर एक ही व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनका वो बात करता है। जैसे कई बार आरडब्ल्यू आपके होम बायर्स की एसोसिएशंस होती हैं, स्टेट भी कर सकती है, सेंटर भी कर सकती है, कोई एनजीओ भी कर सकती है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो इसमें हम लॉ बताएंगे आपको। लॉ क्या है, क्लास एक्शन में क्या होना चाहिए, जॉइंट कंप्लेंट में क्या होगा, सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट तो होगा कि हमारा इंटरेस्ट सेम है कि हमें बिल्डर के अगेंस्ट शिकायतें हैं, तो इंटरेस्ट सेम है, शिकायतें बिल्डर के अगेंस्ट हैं, तो जॉइंट कंप्लेंट में रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी होता तो भी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि जब रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर ये कैसे फाइल कर सकते हैं। नहीं, जॉइंट कंप्लेंट फिर भी फाइल की जा सकती है। सारे मिलकर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और सबके इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आपकी फाइल्स बनेंगी और उनके ऊपर चर्चा होगी। कॉमन एक ऑर्डर हो सकता है जिसमें सबके ऊपर जिसका जो ग्रीवांस है, जिसके जो फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर कोर्ट ऑर्डर करता है। किंतु क्लास में क्या, क्लास एक्शन में क्या क्या एलिमेंट जरूरी है। पहला, देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, एंड विद कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर ज्वाइनिंग टुगेदर, सारे जो जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं कंज्यूमर्स, सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए और सबको कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, कंप्लेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय वन लीडिंग केस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। यहां पर आपको सब कंप्लेनेंट जो है उनके बिहाफ पर एक लीडिंग केस होगा। जैसे मान लीजिए कोई आरडब्ल्यूए है, उसका नाम एंड अदर्स, तो वो रिप्रेजेंट करेगी बाकी सबके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। तीसरा है फैक्चुअली डिफरेंट कॉस्ट, साइज, बुकिंग डेट, प्राइस वेरिएशन विल नॉट अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ क्लास एक्शन। ये केस एक गया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, मैं आपको उसका वर्षन बताऊंगी। उसमें बाकायदा ये प्रश्न उठाया गया था कि ये जितने भी कंप्लेनेंट आए हैं इनका तो आपका डिफरेंट कॉस्ट है, साइज है, बुकिंग डेट अलग है, प्राइस वेरिएशन है, ये सारी चीजें हैं, तो ये कैसे होगा, उसमें भी क्लास एक्शन पर असर नहीं पड़ेगा, क्लास एक्शन फिर भी हो सकता है। द कंटेंट ऑफ कंप्लेन मस्ट ऑल्सो नॉट बी ए सिंगल पार्टी सेंट्रिक, इट शुड स्पीक ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, ये सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करें, मैं बोल रहा हूं या मेरा केस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सारे कंज्यूमर्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए और कंप्लेंट का जो जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि हम सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं, हाँ ये इनके फैक्ट्स अलग अलग हैं, तो वो दिए जा सकते हैं। तो ये केस था एक। इसमें एक अल्टीमेटली जॉइंट कंप्लेंट का क्या लॉ बना, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट एंड विद कॉमन इंटरेस्ट कंप्लेनेंट शुड फाइल अ जॉइंट कंप्लेंट, फाइल कर सकते हैं। नो एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट नहीं है तो भी जॉइंट कंप्लेंट डालेंगे, उसको क्लास एक्शन कंप्लेंट नहीं कहेंगे। तो इसमें जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, विक्रांत सिंह मलिक एंड 25 अदर्स वर्सेस सुपरटेक लिमिटेड एंड 2 अदर्स। तो ये 24 अगस्त 2020 में डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और इसी पैटर्न पर आगे के केसेस भी अब चल रहे हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न जो है,
दूसरे प्रश्न में कंज्यूमर की शिकायत ये है कि कोर्ट्स में एडजॉर्नमेंट दी जाती है बार-बार और हम सफ़र करते हैं, अपोज़िट पार्टी किसी न किसी तरीके से बहाना बनाकर या कोई न कोई प्ली लगाकर हमेशा एडजॉर्नमेंट ले लेती है। किंतु इस केस में हम इस केस की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर रूल्स बने और जिसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ पर अधिक बल दिया गया कि एडजॉर्नमेंट्स ऑफ़न नहीं दी जानी चाहिए और यदि एडजॉर्नमेंट दी जाती है, तो उसमें वाजिब कारण होना चाहिए और उसको लिखित रूप में नोटिंग उसकी की जानी चाहिए। ये रूल्स हैं और इसके लिए मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है और उन्होंने कई बार रूल्स लागू करने के बाद कई बार कई कॉन्फ्रेंसेस की, कई सेमिनार्स किए और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाकर किया और बड़ा स्पष्ट कहा कि जजेस मस्ट सी टू इट कि बिना बात के एडजॉर्नमेंट ना दी जाए। अब ये केस बहुत ही विचित्र है। इसमें कंज्यूमर का केस रिटर्न आर्गुमेंट्स तक हो चुका है। कंज्यूमर ने अपना रिटर्न आर्गुमेंट्स तक फाइल कर दिया है। अब एडजॉर्नमेंट बार-बार अपोजिट पार्टी मांग रही थी, तो कोर्ट ने बाकायदा नोटिंग की। वो जो नोटिंग की है, उसमें एडजॉर्नमेंट न हो, ये नहीं हो रहा, बल्कि एडजॉर्नमेंट इतनी लंबी हो गई कि उसमें कोई चारा ही नहीं है। आप इसको ज़रा देखिए कि इसमें कहा क्या है। ये पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा पढ़ते हुए, किंतु मुझे आज पढ़कर बताना है। इसमें नोटिंग है 26/12/2023 को नोटिंग की है कोर्ट ने। उभय पक्ष उपस्थित अभिलेख के आकलन से ज्ञात होता है कि विपक्षी द्वारा बार-बार समय मांग किया जा रहा है, जबकि वादी प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहते हैं और उनके द्वारा लिखित बहस भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विपक्षी जब तक ₹600 कॉस्ट की राशि जमा नहीं करता, तब तक उसकी बहस स्वीकार नहीं की जाएगी। अगली तिथि 2/2/24। अब उसकी बहस स्वीकार नहीं की जाएगी, तो बड़े मज़े से वो तो ना ₹600 देगा और ना बहस देगा। केस तो लंबा होता चला जाएगा। एडजॉर्नमेंट तो मिल ही रही है। इसमें एडजॉर्नमेंट पे स्टॉप कहाँ लगा? नहीं लगा। फिर अगली तिथि आई 2/2/24 को, तो फिर चूँकि उसने पैसा नहीं जमा कराया, कॉस्ट नहीं जमा कराई, तो अगली तिथि दी गई 13/5/24 और ये कंज्यूमर बहुत परेशान है कि ये इस तरह से कैसा होगा। इसमें हमने उनको जो रिप्लाई दिया है, ये मिनिस्ट्री के भी देखने की बात है, नेशनल कमीशन को भी सोचने की बात है, देखने की बात है, क्योंकि नेशनल कमीशन के पास और स्टेट कमीशन के पास पावर है कि वो नीचे से फाइल्स को मँगा सकते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई गड़बड़ होती है या जुरिडिक्शन का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फाइल को मँगाकर उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए नीचे की अदालत को डायरेक्शन दे सकते हैं। ये इस एक्ट में प्रावधान है और हम इस केस के माध्यम से नेशनल कमीशन को और मंत्रालय को अनुरोध करेंगे कि जो एक प्रावधान किया गया है मॉनिटरिंग सेल का, मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है, उसको एक्टिवेट करें और मॉनिटरिंग सेल बाकायदा इन नोटिंग्स की सडन चेक करे। इसमें कोई भी कोर्ट की अवमानना नहीं है या कोर्ट पर संदेह नहीं है। ये केवल और केवल काम की जाँच करने का जो मंत्रालय को अधिकार है, जो इस एक्ट के तहत मॉनिटरिंग सेल को अधिकार दिया गया है, केवल उस अधिकार का उपयोग करना है। अब ये देखिए इसमें हमने आंसर दिया है आपको जिनका भी ये प्रश्न है, आपको हम उत्तर दे रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखिए और अपनी ये नोटिंग आपने एक नोटिंग नहीं मेरे पास 3-4 नोटिंग्स आई हैं, पहले भी क्या होता रहा है और कितनी-कितनी डेट दी गई है और ये अंतिम मैंने लिखी है इसलिए क्योंकि इसके बाद तो डेड एंड है। वो फीस कॉस्ट जमा नहीं कर रहा और कोर्ट उसको एडजॉर्नमेंट दे रहा है। कोर्ट के पास ये अधिकार भी है।
रिवीजन पिटीशन में अधिकार होता है और इस कोर्ट को ये अधिकार है कि वो नीचे से फाइल मंगा सके और डायरेक्शन दे सके नीचे की अदालत को। तो इसमें क्या किया है, अगर निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कमीशन उनको एक्स पार्टी प्रोसीड नहीं कर रहा और उनके आगे आर्गुमेंट देने या आर्गुमेंट रिटर्न सबमिट करने या आर्गुमेंट करने के अधिकार को समाप्त कर सकता है और एक्स पार्टी कंज्यूमर की पूरी बहस को सुन सकता है और ऑर्डर को रिजर्व कर सकता है, जो इसमें नहीं किया गया है। तो आप मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, आप संबद्ध स्टेट के स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं, आप नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को भी लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया, एक्शन आपको लेना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, कैन देयर बी एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर और अपील अनदर अपील अंडर सीपी एक्ट? हमारा उत्तर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केवल एक अपील का प्रावधान है। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको पसंद नहीं है और उसके विरुद्ध अगर आप स्टेट कमीशन में जाते हैं तो स्टेट कमीशन में आप अपना अपील लगा सकते हैं, किंतु स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी आप संतुष्ट नहीं है उस अपील में, तो आप दूसरी बार नेशनल कमीशन में अपील नहीं ले जा सकते। इसी तरह से स्टेट कमीशन में अगर डायरेक्ट आपने केस फाइल किया है और स्टेट कमीशन का ऑर्डर आपको पसंद नहीं है और आप नेशनल कमीशन जाते हैं तो वहां आप अपील फाइल कर सकते हैं, किंतु नेशनल कमीशन के अपील के उस ऑर्डर के ऊपर आप अपील में दोबारा नहीं जा सकते। किंतु आपके पास एक प्रावधान है, वो प्रावधान है रिवीजन पिटीशन का। तो रिवीजन पिटीशन आप कर सकते हैं। ये एक तो है सेक्शन 21B, एक तो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन 58 है और सेक्शन उसका भी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर आप को ये लगता है कि किसी कंज्यूमर कमीशन ने अपनी जुरिडिक्शन जो उसको थी उसका इस्तेमाल नहीं किया या जो उसकी जुरिडिक्शन थी उससे अधिक इस्तेमाल कर लिया या कुछ ऐसा किया जो इर्रेगुलर था या ठीक नहीं था, तो ऐसी स्थिति में आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपके ऑर्डर में अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात हो सकती है तो आप उसको रिवीजन पिटीशन में डाल सकते हैं। रिवीजन पिटीशन तो फाइल हो सकती है किंतु अपील के ऑर्डर पर अपील फाइल नहीं हो सकती। जैसा हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि वहां पर जुरिडिक्शन है कंज्यूमर कोर्ट को कि वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हैं, उसके डिफेंस को क्लोज कर सकते हैं, उसकी बहस को बिना सुने कंप्लेनेंट की बहस को सुनकर आगे चल सकते हैं। ये अननेसेसरली एक एडजॉर्नमेंट चली जा रही है और उन अपनी नोटिंग से वो ये पुष्ट हो रहा है, एक तरह से कोर्ट ने पुष्ट करने की कोशिश की है कि जब तक तुम नहीं दोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो जब तक वो कॉस्ट नहीं देता आगे ही नहीं बढ़ना है, तो इट मीन्स एन एडजॉर्नमेंट। तो दूसरा उनके पास विकल्प है कंज्यूमर कोर्ट के पास कि वो उसके डिफेंस को स्ट्रक डाउन कर दे और आगे चलकर कंज्यूमर की बात को सुने। तो इसमें भी मैं आपको केस लॉ बताती हूँ। सुनील कुमार मैती वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये भी डिसाइड हुआ था 21 जनवरी 2022 को। ये केस डिसाइड हुआ कि कैसे आप रिवीजन पिटीशन डाल सकते हैं और रिवीजन पिटीशन के क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आज हम यही समाप्त करते हैं।